नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे के साथ ही वक्त हो चुका है प्राइम बुलेटिन का और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और हम आज आपको हर एक खबर पर विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। उसके लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स का पैनल जुड़ गया है। 9 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शुभम पांडे मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, कंचन कनौडिया दिल्ली से लाइव है, आनंद सिंह दिल्ली से लाइव है, अक्षय आनंद दिल्ली से लाइव है, चारुल शर्मा अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, गीतू चौहान अयोध्या से लाइव है, दीपक चावला जयपुर से लाइव है, हैदर अली गाजियाबाद से और नरेंद्र ठाकुर नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। 9 रिपोर्टर्स, 9 अलग अलग जगह की जानकारी, विस्तार से पूरी खबर हम आपको बताएंगे। और शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को देंगे 30,500 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी करेंगे अटल सेतु का उद्घाटन। 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर गाड़ियां दौड़ पाएंगी। मुंबई नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होगी। कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचेंगे और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास क्योंकि सबसे बड़े पुल यानी कि ब्रिज का शुभ आरंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए 2016 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला के लिए जो नींव है वो रखी थी, शुरुआत की गई थी और उसके बाद यानी कि 7 साल बाद ये पुल, ये ब्रिज बनकर तैयार है, जिस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से न केवल गाड़ी दौड़ेगी बल्कि अटल सेतु के नाम से ये ब्रिज जाना भी जाएगा। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि अटल सेतु की खासियत क्या होगी। देखिए अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अटल सेतु पर कुल 6 लेन बनाए गए हैं यानी एग्जिट पॉइंट होंगे यहाँ पर। इसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर यह सेतु का निर्माण किया गया है और इस निर्माण के लिए लगभग 17,840 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2016 में, जो कि मैं पहले भी आपको बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और 7 साल बाद यानी कि 2024 में अब इस अटल सेतु का आरंभ करने जा रहे पीएम मोदी। ये अटल सेतु, ये ब्रिज बनकर तैयार है पूरी तरह से। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अटल सेतु मील का पत्थर साबित होगा। वहीं ब्रिज की वजह से मुंबई और नवी मुंबई की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, सफर और ज्यादा आसान होगा। अटल ब्रिज पर यात्रा करने वालों को 250 रुपए का टोल चुकाना होगा यानी कि 250 रुपए लगभग आपको देने होंगे टोल और आप यहां पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी जो है वो भगा पाएंगे। हालांकि सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि ये ब्रिज पर बनने वाला सबसे पहला, सबसे लंबा सेतु तैयार किया गया है और न केवल इसका नाम अटल सेतु रखा गया है बल्कि इसे काफी गंभीरता से बनाया गया है क्योंकि समुद्र के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। तो ऐसे में बिहार में जो ब्रिज टूट जाने की या फिर ढह जाने की घटनाएं आपने देखी थी, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें निर्माण कराया गया ताकि कोई बड़ी घटना आने वाले साल में कभी भी ना हो और ये ब्रिज धंसे ना, इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बेहतर लगाए गए हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, आज महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल सौगात लेकर आ रहे हैं बल्कि अटल सेतु का आरंभ करने के साथ ही यात्रियों को बड़ी सौगात देंगे। सबसे पहले उनके दौरे को लेकर जो पूरी जानकारी है, क्या उनके कार्यक्रम होंगे वो, और साथ ही दूसरा सवाल ये होगा कि अटल सेतु की खासियत क्या है, आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि इसके जरिए जो सफर है वो और ज्यादा आसान होगा। शुभम। देखिए पूजा जी, सुबह 11:15 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नासिक पहुंचेंगे जहां पर कलाराम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 3:30 बजे अटल सेतु को मुंबई वासियों को सौंपेंगे, इसे देश के नाम समर्पित करेंगे। उसके बाद वहीं पर एक कार्यक्रम है, जिसके बाद कुछ और कार्यक्रम है जहाँ करीब 30,000 करोड़ के आसपास जो प्रोजेक्ट है उसकी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद शाम को 6 बजे वो दिल्ली जो है वापस लौट जाएगी। देखिए आपने जिक्र किया कि अटल सेतु की खासियत है, अगर इसकी बात बताएं तो ये
देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल होगा। इससे पहले मुंबई में बांद्रा-वर्ली सीलिंग थी, वो साल 2010 में उस वक्त की यूपीए सरकार ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद ये अगर बात करें मुंबई से नवी मुंबई करीब 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर का ये लंबा पुल है, जिसे आप महज 20 मिनट में पहले मुंबई से नवी मुंबई जाने में तकरीबन 2 घंटे लगते थे। लेकिन इस पुल के बन जाने से तकरीबन 20 मिनट का आपका रास्ता हो जाएगा। यानी अगर आप कोकण जाना चाहते हैं, गोवा जाना चाहते हैं बाय रोड, तो आपके लिए आपका जो ट्रैवलिंग हावर्स है, वो 2 घंटे उसमें जो है बचत हो जाएगी। ये देखिए, ये अगर इस ब्रिज की बात करें तो बेहतर कनेक्टिविटी और मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समुद्र के ऊपर इससे बड़ा पुल पूरे देश में नहीं होगा। तो ऐसे में जो गाड़ियों की रफ्तार है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है बताई जा रही है। उसके अलावा मुंबई समुद्र से सटा हुआ है, तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप बाय रोड या सड़क के ऊपर ब्रिज बनाकर कनेक्टिविटी दे सकते। इसलिए समुद्र के ऊपर ये सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इसकी शिलान्यास रखी थी और 7 साल बाद तकरीबन 2024 में हम इस वक्त खड़े हैं। तो ऐसे में अब इसका उद्घाटन करके न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई, कोकण और गोवा, ये 3 क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें बड़ी सौगात जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, इसके जरिए न केवल गोवा बल्कि पुणे का सफर जो है वो भी महाराष्ट्र के लोगों के लिए आसान हो जाएगा। शुभम, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए बिहार में आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर जो पुल है वो कई बार डैमेज हो जाया करते थे या फिर धंस जाया करते थे, जिस कारण कई बार बड़े बड़े हादसे भी हुए हैं। तो ऐसे में क्योंकि समुद्र के ऊपर इस पुल का निर्माण किया गया और सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि ये सबसे बड़ा पुल तैयार किया गया है जिसे अटल सेतु नाम दिया गया। तो ऐसे में इस चीज का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में किसी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इसके लिए तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण कराया जाए। तो क्या उन चीजों का ख्याल रखा गया है, उसी के आधार पर इस पुल का निर्माण हुआ है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है कि जिस तरह से बिहार में घटना हुई, क्या इन चीजों को ध्यान में रखा गया? हाँ, क्योंकि मुंबई में इससे पहले एक और 7 किलोमीटर का बांद्रा-वर्ली सीलिंग साल 2010 में जिस कंपनी ने बनाया था, उसी कंपनी को एक ठेका दिया गया था कि आप इस समुद्र पुल का निर्माण करिए। जिसकी वजह से हम भरोसा जता सकते हैं कि बांद्रा-वर्ली सीलिंग पिछले 14 सालों से इस वक्त मुंबई के बांद्रा से वर्ली को जोड़ता है, अरब सागर के ऊपर वो भी बनाया गया है। उसी तर्ज पर इसे भी बनाया गया है जो मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। तो ऐसे में बाहर की कंपनियों को ठेका दिया है, चाहे एल&टी कंपनी की बात करें, जो अन्य कंपनी, बड़ी-बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी है, उनको एक ठेका दिया गया था कि आप ये प्रोजेक्ट को पूरा करिए। और इसी वजह से इस पुल पर भरोसा जता सकते हैं कि समुद्र के ऊपर बना है, तो जो कंक्रीट हो, जो सीमेंट तो हो, जो ऐसे उसमें में यहाँ पर निवेश की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ेगी, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल कंपनीज भी अब यहाँ पर निवेश करने से कतराने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए नवी मुंबई की बात करें तो आईटी हब पहले से इसे नवी मुंबई कहा जाता है। मुंबई में बड़े-बड़े उद्योग, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस पहले से हैं, तो ऐसे में जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो मुंबई से नवी मुंबई का जो फासला है वो महज 20 मिनट का हो जाएगा। तो ऐसे में बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं, वो अपना स्टार्टअप यहाँ पे लगा सकती हैं। इसके अलावा कोकण हो, रत्नागिरी की बात करें या गोवा के मार्ग पर लोग अपना जो है वो स्टार्टअप लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उद्योग के हिसाब से बात करें, ये पुल बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इस पुल से बाय रोड जो कनेक्टिविटी होती है वो काफी आसान हो जाएगी। तो ऐसे में इस रूट पर, क्योंकि जिस तरह से 17 किलोमीटर समुद्र के ऊपर बनाया है, 5 किलोमीटर मुंबई शहर में और कुछ हिस्सा जो है इसका नवी मुंबई में उतारा गया है। तो ऐसे में इस रूट पर जो है, अगर मुंबई नवी मुंबई की बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े एमएनसी कंपनी जो है वो उनके स्टार्टअप लग सकते हैं। तो ऐसे में जब सफर आसान हो जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां ये चाहती है कि हमारा ट्रैवलिंग हावर्स बचे, ताकि एम्प्लॉयज एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से आ सके। इसी वजह से इस पुल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रुक करते हैं अब अगली खबर का, क्योंकि देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र दौरा तो खास हो गया, पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचेंगे भी, उसके बाद की जो तस्वीरें होंगी वो भी न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। लेकिन अब फिलहाल रुख दूसरी खबर का करते हैं, जहां सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होगी शाम 6:30 बजे। मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक होगी। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। सबसे पहले आप और कांग्रेस, यानी कि आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस की ये बैठक होगी। फिर कांग्रेस और सपा के बीच ये बैठक होगी। सीटों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले 8 जनवरी को सीट बंटवारे पर चर्चा की जा चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आज सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बातचीत कांग्रेस करेगी। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में
लोकसभा चुनाव में आखिर किस तरह से सीटों का बंटवारा हो ताकि जो खींचतान का आरोप इंडिया अलायंस में लगता रहा है, आपसी मतभेद का आरोप लगता रहा है, ये वो मुद्दा बिल्कुल ना बने चुनाव के दौरान जिसे जनता अपने मन में रखकर मतदान करे। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कांग्रेस की राह आसान नहीं नजर आ रही है क्योंकि सीट शेयरिंग पर अभी भी कुछ भी तय नहीं हो पाया है। हालांकि इससे पहले 8 जनवरी को बैठक हुई थी, उससे पहले भी आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन कुछ भी सहमति बनती नजर नहीं आई। चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया अलायंस रखा गया है और गठबंधन अभी राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तो जरूर कर रही है, लेकिन इस पर कुछ परिणाम नहीं निकल कर आ रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कंचन कनौडिया जुड़े हुए हैं दिल्ली से लाइव। कंचन, हर रोज बैठकों का दौर जारी है, बैठकों पर हर रोज आपसे अपडेट मैं ले रही हूं। आज भी शाम 6:30 बजे मुकुल वासनिक के आवास पर बैठक होनी है। कंचन, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये सबसे बड़ा मुद्दा, हर रोज इस पर बातचीत लेकिन परिणाम शून्य। कंचन जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीटों के बंटवारे पे चर्चा जारी है। उसी कड़ी में सबसे पहले बिहार के साथ आरजेडी में गठबंधन पर बातचीत हुई सीटों को लेके मुकुल वासनिक के आवास पे, जो कि इंडिया अलायंस के कन्वीनर है नेशनल अलायंस कमेटी के, उनके घर में पहले बैठक हुई। फिर उसके बाद हम देखते कि आम आदमी पार्टी के साथ बैठक हुई, फिर महाराष्ट्र के पास साथ बैठक हुई, लेकिन कुछ भी परिणाम पॉजिटिव या नेगेटिव निकल के नहीं आया। देखिए, जब बिहार में पहले बैठक हुई तो उसमें सीटों को लेकर चर्चा हुई कि बिहार में 40 सीटें हैं, तो किस सीट पे ज्यादा कांग्रेस को मिल पाएगी। कांग्रेस का सीधा सा गणित है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे उसे अपने उम्मीदवार उतारने हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी वहां पे कहीं ना कहीं मजबूत है और लगातार उनका मानना है कि उन्हें ज्यादा सीटों पे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि यदि वो अपने क्षेत्र में ही लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ज्यादा सीटों पे नहीं लड़ेंगे, तो फिर वो कहाँ की पार्टियां रहेंगी। उसी को लेकर लगातार मंथन जारी है और पहले बिहार के साथ हुई, फिर आम आदमी पार्टी जब सौरभ भारद्वाज मुकुल वासनिक के आवास पर जब ये बैठक होती है तो आखिर इसका परिणाम क्या निकलता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कंचन। रुक करते अगली बड़ी खबर का। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में करेंगे शिरकत। 10वें संस्करण के समापन सत्र को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। अमित शाह 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण के समापन सत्र में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो समिति को संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में गेटवे टू द फ्यूचर थीम के साथ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। शिखर सम्मेलन में कुल 34 देश और 16 संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के यानी बड़ी बड़ी कंपनियों के, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों के सीईओ सहित विश्व नेताओं के प्रमुख समूह मौजूद रहे। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आज गुजरात के ग्लोबल वाइब्रेंट समिट का आखिरी दिन है और इस वाइब्रेंट समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्वॉल्व होंगे। आज वो शामिल होंगे इसमें और इस वाइब्रेंट समिट के जरिए सबसे बड़ा उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो ये कि जो तमाम इंटरनेशनल कंपनियां पहले भारत में निवेश करने से डरती थी, कतराती थी, वो कंपनियां अब भारत की मजबूती को पहचाने, भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में अलग अलग देश के साथ वो कोशिश करने की जो जद्दोजहद है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चले इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे जयपुर और वहां पर जो समिट आयोजित किया गया है वाइब्रेंट समिट, उसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए समिट की तो ये समिट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपने खुद देखा इसकी शुरुआत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने शुरू की थी और आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने खुद इसका उद्घाटन किया है। तो आप इसकी अहमियत क्या इंपॉर्टेंस खुद समझ सकते हैं और यही कारण है कि कुछ एचएम जा रहे हैं वहां संबोधित करेंगे तमाम लोगों को, जहां
इस चीज के फायदे बताए जाएंगे, इन्वेस्टर्स से मिलेंगे कि आइए हमारे राज्य में। और अगर गुजरात की बात की जाए तो भारत की टोपोग्राफी के अनुसार ये बिल्कुल राज्य एकदम सुटेबल होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर, और यही कारण है कि उसकी जीडीपी, गुजरात की जीडीपी लीड करती है तमाम स्टेट के बाकी जीडीपी से। कोस्ट के पास है, यानी समुद्र तट के पास है, जहां से व्यापार को सहूलियत मिलती है। और उसके साथ साथ आप देखिए, गुजरात से जैसे ही समिट को शुरू किया था, उसके बाद से कई राज्य आज ऐसे हैं जो अपने आप को इस गुजरात के मॉडल पर आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट बुलाता है, यूपी बुलाता है इन्वेस्टर समिट, और तमाम वो प्रदेश अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार वो इन्वेस्टर्स को अपने स्टेट में इनवाइट कर रहे हैं कि आइए इन्वेस्ट कीजिए, और अपनी अपनी टोपोग्राफी के अनुसार। जैसे कि अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड अब कहीं ना कहीं टूरिज्म में देखिए वो चीजों को बढ़ा रहा है आगे। तमाम लोगों को जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं होटल्स में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में, उसमें लोगों को अपने स्टेट में ला रहा है। और अगर बात की उत्तर प्रदेश, तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर आगे बढ़ रहा है कि आइए हमारे राज्य में इन्वेस्ट कीजिए। और आप देखिए, ब्रह्मोस जैसी बड़ी मिसाइलें के साथ साथ असॉल्ट राइफल्स तक अमेठी में तैयार की जा रही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि इन तमाम स्टेट्स में, मतलब भारत की हर स्टेट में कहीं ना कहीं अपने आप में कंपटीशन हो कि कौन भारत की जीडीपी से लगातार सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है या कैसे सबसे ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। और आप देखिए उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तमाम स्टेट्स कहीं ना कहीं अब इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं कि उनको देश की जीडीपी, दरअसल अगर स्टेट की जीडीपी बताएं, जैसे जैसे स्टेट की जीडीपी आगे बढ़ेगी उसका सीधा इम्पैक्ट नेशनल जीडीपी पे पड़ता है, क्योंकि उसको ही कलेक्ट करके नेशनल जीडीपी आती है, वो भी आगे बढ़ेगा। और यही कारण है कि खुद लगातार सरकार ने इन्वेस्ट इंडिया से लेकर तमाम वो चीजें चालू करी है जिससे लोगों को इन्वेस्ट करने और के कहीं ना साथ कहीं साथ देखिए इसी का तमाम परिणाम है जो आनंद चाहिए कि होती है। 10वें संस्करण का आयोजन हो रहा है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। नाम से ही साफ पता चलता है कि यहाँ पर निवेश के लिए लोग पहुंच सके, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, ये एक बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहले ही पहुंचे थे और उन्होंने आरंभ किया इस कार्यक्रम का, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, तो उनका आगमन और किस लहजे से खास होने वाला है? क्योंकि देखिए निवेश के क्षेत्र में तो ये बात तय है कि अब भारत में निवेश करने के लिए तमाम इंटरनेशनल कंपनीज तैयार है। बिल्कुल, अगर बात की जाए, जब खुद प्रधानमंत्री वहां पे आके शिरकत कर चुके हैं और एचएम खुद जा रहे हैं। देखिए, भारत सरकार के दो सबसे सीनियर अधिकारी कह सकते हैं, या आप कहिए प्रधानमंत्री खुद अपने आप में ही एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। और अगर एचएम की बात की जाए तो देश की इंटरनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उस तमाम चीजों में बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आपका इंटरनल यानी देश के अंदर के हालात ही ठीक नहीं है तो इन्वेस्टर्स उस देश में इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं। यही कारण है कि आप हमारे पड़ोसी देश को देखिए, पाकिस्तान में आज कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगले पल क्या हो जाए, सरकार बदल जाए तो हालात कैसे हो जाए, उनका तमाम इन्वेस्टमेंट फंस सकता है। यही कारण है कि तमाम चीजों को लेकर भारत सरकार है कि सोने की चिड़िया बन रही है एक बार फिर से इंडिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आनंद। हमारे रिपोर्टर्स का ये पैनल हमारे साथ लगातार बना रहेगा, आगे भी तमाम खबरों पर आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों का। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का ट्वीट सामने आया। पीएम मोदी ने जारी किया है ऑडियो संदेश। प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन बचे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरा सौभाग्य इस अवसर की साझी बनेंगे। जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत
सौंदर्य माधुरी हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है।
और साथियों, जब मैं माता जिजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूँ तो सहज रूप से मुझे अपनी माँ की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी माँ जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है, ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय श्री राम।
जय सिया राम, जय सिया राम। के उद्घोष के साथ, उच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अगर आप भी अपने जो मन में आपकी जो भी चीजें हैं अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो नमो ऐप के जरिए आप वो भेज सकते हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि 11 दिन का अब जो कठोर उनका व्रत है वो शुरू होगा और जो अनुष्ठान है उसका पालन वो करेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जर्मन गायिका कैसेंड्रा माई ने गाया राम भजन। जर्मन गायिका के भजन के मुरीद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कैसेंड्रा माई के भजन को किया ट्वीट। मन की बात के दौरान पीएम ने किया था जिक्र। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कैसेंड्रा माई के भजन को ट्वीट किया है। मन की बात के दौरान पीएम ने इसका जिक्र किया था। जर्मन की गायिका हैं कैसेंड्रा माई जिन्होंने राम भजन गाया है और जर्मन गायिका के भजन के मुरीद हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भजन आप सभी के लिए है, आओ सब साथ में गाते हैं। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ये भजन आप सभी के लिए है, आओ सब साथ में गाते हैं। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पर अभेद किले में तब्दील होने जा रही है रामनगरी अयोध्या। 25,000 से ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे। 4 एजेंसियों पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होगी। श्रद्धालुओं पर ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अभेद किले की तरह पूरे अयोध्या धाम को तैयार किया जा रहा है। हर एक श्रद्धालु, हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी और इसके लिए ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति की जांच हो सके और हर एक व्यक्ति पर नजर बनी रहे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता गीतू और चारुल दोनों जुड़ गए हैं अयोध्या से। सबसे पहले तो चारुल का रुख कर लेती हूँ। चारुल, देखिए अभेद किले की तरह अयोध्या धाम को तैयार किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं 22 जनवरी को लेकर। चारुल। बिल्कुल, देखिए गीतू, सबसे अहम चीज है कि ये वो मौका है 22 जनवरी का जिसमें अयोध्या पर पूरे विश्व की नजरें रहेंगी। ऐसे में साख सुरक्षा जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है और सुरक्षा को लेकर मेरी आईजी साहब से भी बात हुई थी, प्रवीण कुमार जी से, जिन्होंने कहा कि ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ जो आसपास के जिले हैं वहां से भी पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। हम लोग यहाँ पर पथ पर खड़े हैं और यहाँ पर आप जरा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। और ये तो देखिए धर्मपथ की बात हो गई। रामपथ की अगर हम बात कर ले, यानी वो रोड जहाँ पर रामलला का मंदिर है,
वहां पर किसी को भी पास के बिना जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यानी जिनकी गाड़ियों पर पास है सिर्फ वही लोग आगे जा सकते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर सुरक्षा जो है उसका खास इंतजाम रखा जा रहा है। पुलिस कर्मियों को बुलाया गया, लगभग 7,000 पुलिसकर्मी जो पड़ोस के जिले हैं वहां से बुलाए गए हैं। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद बनी रहे। और इसी बीच जो वीवीआईपी आएंगे 22 जनवरी को, उनकी संख्या भी लगभग 7,000 बताई जा रही है। यानी जो वीआईपी आएंगे उनके लिए भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। हर व्यक्ति के पास होना जरूरी है और किसी भी जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो पास होना चाहिए। इसके साथ साथ गाड़ियों पर पास होना भी जरूरी है अगर आप रामपथ की ओर जाते हैं या फिर आप किसी अन्य मार्ग पर जाते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह हमने जिक्र किया 22 जनवरी को लेकर आपने देखा होगा राजनीतिक बयानबाजी भी कुछ ऐसी रही विपक्षी नेताओं की, जिन्होंने ये इशारा किया कि कुछ अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है, इसीलिए सुरक्षा जो है वो और ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम सुरक्षा के अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने ट्वीट भी देखा होगा और ऑडियो संदेश भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि अब से, क्योंकि देखिए अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, आज 12 तारीख और 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अब जो एक अनुष्ठान है वो शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से उन्हें पूरे देश की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, रामलला को विराजमान करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यजमान वो उस दिन होने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए कि अगर हम देखें तो अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो दूर दूर से लोग आएंगे, गीतू का भी रुख कर लेते हैं। गीतू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला है। न जाने कितनी ही पीढ़ियां अब तक गुजर गई इस मौके के लिए तरसती हुई, और अब इस बार मुझे मौका मिला है तो 11 दिन का कठोर अनुष्ठान जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जा सकते हैं वो मैं जरूर करूंगा। और लाजमी सी बात है, देखिए वहां पर जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब इंतजार कर रहे हैं सिर्फ 22 जनवरी का रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का। तो इसको लेकर भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी गीतू। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने यह संकल्प किया है कि 22 जनवरी से पहले वो कहीं ना कहीं एक संकल्प ले रहे हैं कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में ये वर्णित है कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं तो जो इस कार्य को कर रहा होता है उसे भी एक संकल्प व्रत लेना होता है, जिससे कि जो भी पॉजिटिविटी है या जो भी कोई नकारात्मकता उस व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि एक बड़ा शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन नकारात्मकताओं को अपने अंदर से दूर करने के लिए एक संकल्प बेहद जरूरी होता है। और वही प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कार सेवकपुरम में मौजूद हूं और यहाँ पर लगातार जो उपहार हैं भगवान राम के लिए वो पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से उपहार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज बाल कृष्ण कापसे ट्रस्ट की तरफ से भी एक उपहार भेंट किया गया है और इसमें बताया जानकारी तो ये भी है गीतू कि प्रभु श्री राम के ससुराल से भी यानी कि माता जानकी के घर से भी जो उपहार है वो पहुंच चुका है प्रभु श्री राम के लिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले। बिल्कुल, और माता जानकी घर से भी उपहार आ रहे हैं क्योंकि भगवान राम लला को उनका जमाई कहा जाता है। और जी बिल्कुल गीतू, मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि आपके पीछे जो तस्वीर है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसी जगह आप मौजूद है जहां पर लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो चुका है और मंदिर नुमा ये जो जगह है वो नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात 22 तारीख की करें तो 22 तारीख को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि 140 करोड़ देशवासियों के भाव को मैं अपने दिल में सहेज कर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, उनकी पूजा अर्चना करूंगा। तो अगर कोई अपने भाव प्रकट करना चाहता है तो वो नमो ऐप के जरिए अपने भाव प्रकट कर सकता है। और मैं हर एक प्रत्येक प्रदेशवासियों की उन्होंने बात की है, हर एक व्यक्ति की मन की बात प्रभु श्री राम से कहूंगा और उनसे उनके शुभ कार्यों की प्रार्थना भी करूंगा।
बिल्कुल। और मैं बता दूं आपको कि मैं इस वक्त कार सेवकपुरम में मौजूद हूं और यहीं पर ये भेंट दी जा रही है भगवान राम के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं देश भर से तमाम तरह की भेंट आ रही है। 108 फीट लंबी अगरबत्ती पहुंची है अयोध्या। इसके साथ साथ अभी भी ये सिलसिला रुका नहीं है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर भगवान राम के लिए चांदी से बने हुए जो वस्त्र हैं, चांदी के तार से बने हुए वस्त्रों को भेंट किया गया है। साथ ही 2.5 क्विंटल देशी गाय का घी यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ जो गोबर से निर्मित दिए हैं वो यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। तो ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है और यहाँ पर महासचिव चंपत राय जी को ये सब भेंट दी जा रही है और आने वाले दिनों में ये क्रम अभी और जारी रहेगा। यानी उत्साह कहीं कम नहीं है पूरे देश में और तैयारियां लगभग चल रही हैं, लेकिन उपहार अब कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं भगवान रामलला के लिए। यहाँ पर आपको विशेष बात मैं ये बता दूं कि जो उपहार आज दिए गए हैं चंपत राय जी को, तो कहीं ना कहीं वो दिव्यांगों द्वारा बनाए गए हैं। अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं। पिछले 6 महीने से इन दिव्यांगों ने इन्हें तैयार किया है। आप समझ सकते हैं किस तरह की राम भक्ति इनके अंदर इस वक्त दिख रही है, जैसा कि पूरा देश और विदेश भी कहीं ना कहीं राम भक्ति में डूबा हुआ है। तो सेम जो यही भाव है वो यहाँ पर भी देखे जा रहे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो रही है प्राण प्रतिष्ठा की और कहीं ना कहीं अब सबके अंदर जो जोश उमंग है वो बढ़कर और दुगनी हो चुकी है। बिल्कुल। चारुल का रुख कर लेते हैं। चारुल, देखिए, बात जब हम 22 जनवरी की कर रहे हैं, बात हम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की कर रहे हैं, तो यहाँ ये भी बताना जरूरी हो जाता है कि अयोध्या में सिर्फ 22 जनवरी को ही कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे, बल्कि साफ तौर पर कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी यानी कि 25 मार्च तक अयोध्या में अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इसको लेकर भी पूरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कि आखिर अगर कई लोग ऐसे हैं जो 22 जनवरी तक नहीं पहुंच सकते या किसी कारणवश नहीं पहुंच पाएंगे, तो बाद में अगर वो पहुंचते हैं तो क्या उन्हें वही सेम फीलिंग जो 22 जनवरी वाली रहने वाली है वो महसूस होगी? देखिए, सबसे अहम चीज़ है पूजा, यहाँ पर प्रभु राम किसी एक दिन के लिए मोहताज नहीं है। ये वो कार्यक्रम होने वाला है जिसके लिए देखिए 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा हो ही रही है, जिसके लिए ये भी कहा गया है कि सब लोग अपने घर पर रहें और वहां से देखें प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो लोग अयोध्या नहीं आ रहे हैं वो अपने घर के आसपास जो भी राम मंदिर है उन्हें स्वच्छ रखें, उन्हें साफ रखें। वहां पर आप जो कार्यक्रम है या जिस तरह से आप पूजा अनुष्ठान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की है लोगों से कि उस दिन वो अपने घर को सजाएं। यानी इस बार देखिए कहा जा रहा है कि 2024 में एक दीपावली तो पूरा देश 22 जनवरी को मनाएगा और उसके बाद जो दूसरी दीपावली है वो मनाई जाएगी। सबसे अहम चीज है कि 22 तारीख के बाद आम जनता के लिए दर्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए जब मेरी यानी कह सकते हैं कि रामलला के आगमन से पहले न केवल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठोर अनुष्ठान करेंगे, बल्कि लोगों से यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे तो अपने घर में ही दीपोत्सव मनाएं और घर को जरूर सजाएं। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हर एक खबर पर तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।